नमस्कार दोस्तों, विधिज्ञ में आपका स्वागत है। आज 9 जुलाई है और आज का द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखेंगे तो भरपूर एडिटोरियल्स आए हुए हैं बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी पर। सिर्फ आज ही नहीं दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से अगर आप देखें तो दर्जनों एडिटोरियल्स लिखे जा चुके हैं बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी पर। आज 9 जुलाई है और कल 10 जुलाई को इस इशू पर हियरिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज की डेट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप सबको बहुत जरूरी है इस न्यूज के बारे में या इस करंट अफेयर्स अपडेट के बारे में एक एक बारीकी के बारे में जानना, क्योंकि इस पर प्रश्न आने की संभावना पूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से विधिज्ञ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह कंट्रोवर्सी है क्या ये कंट्रोवर्सी जरूरी थी, क्या इसका लीगल मैंडेट क्या है और इसमें किस किस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो इन सभी चीजों को बहुत ही मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी है क्या। दोस्तों, आप सब जानते हैं 25 जून के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने यह कहा कि बिहार के इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। आज का द हिंदू अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम 3 से 4 एडिटोरियल्स जो हैं वो सिर्फ इसी विषय पर लिखे गए हैं। आज दिनांक 9 जुलाई को द हिंदू के 4 एडिटोरियल्स और इंडियन एक्सप्रेस के 2 एडिटोरियल्स सिर्फ इसी विषय पर लिखे गए हैं। दोस्तों, आज इसे आप डीएनए समझ लें या फिर ये विषय समझ लें, ओके, ये दोनों चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस कंट्रोवर्सी में एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, इलेक्टोरल रोल, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्टोरल रोल क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इलेक्टोरल रोल। दोस्तों, इलेक्टोरल रोल कोई क्रीम रोल नहीं है, ओके, क्रीम रोल नहीं है। इलेक्टोरल रोल को हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची, हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। अब ये नाम से ही क्लियर है, इलेक्टोरल रोल इज एक्चुअली दैट लिस्ट which comprises of eligible voters in a particular constituency। इलेक्टोरल रोल हर कंस्टिट्यूएंसी का अलग होता है, हर बूथ का अलग होता है, जिसमें उन सारे एलिजिबल वोटर्स को लिस्ट किया जाता है जो आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो जिसमें जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो वोट डालने वाले हैं, उनको कंपाइल किया जाता है इस इलेक्टोरल रोल में। अब देखिए, क्या इस इलेक्टोरल रोल को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए भाई। इलेक्टोरल रोल में हर दिन नए वोटर ऐड होते हैं। भाई, हर दिन कोई ना कोई तो 18 साल का हो ही जाता है। तो हमारे देश में हर दिन नए मतदाता पैदा हो जाते हैं। हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो उस मतदाता सूची से या इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, इलेक्टोरल रोल को बहुत ही रियल टाइम में अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए। और दोस्तों, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश में दी गई है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्टोरल रोल को समय समय पर अपडेट क्यों किए जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आइए हम बात करें। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ डुप्लीसिटी इन वोटर्स, राइट। वोटर्स में किसी प्रकार की कोई डुप्लीसिटी ना हो, यानी एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 वोटर आईडी ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार इस इलेक्टोरल रोल को अपडेट करते रहें। इसके अलावा दोस्तों, उस वोटर लिस्ट में डुप्लीसिटी ना हो, यानी उसमें एक्यूरेसी रहे, ओके, वो हमारी डेमोग्राफी के रियल पिक्चर को दिखाए, राइट। द वोटर लिस्ट और द इलेक्टोरल रोल शुड रिफ्लेक्ट द रियल पिक्चर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का इलेक्शन रिसेंटली हुआ और उसकी कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हुई है। उस कंट्रोवर्सी में लगातार विपक्षी पार्टियां यानी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ये आरोप लगा रही हैं कि भाई साहब, उसमें घोस्ट वोटर्स आ गए थे, पता नहीं कहां से वोटर्स आए और वोट डालकर आ गए। ऐसे वोटर्स बताए जा रहे हैं जो उस कंस्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट ही नहीं थे। तो विपक्षी पार्टी, खास तौर से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने न जाने कितने आर्टिकल्स लिखे सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में ढेर सारे गोस्ट वोटर्स, जो कि वोटर्स एक्चुअली में थे भी नहीं, वो वोट डाल करके चले गए। और इसकी वजह से महाराष्ट्र का इलेक्शन को लेकर अलग अलग प्रकार की कंट्रोवर्सी सुनने में आ रही है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि भाई सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का इस मतदाता सूची में या इलेक्टोरल रोल में नाम हो जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के हैं। ऐसे में उनकी जेन्युइनिटी की स्क्रूटिनी होना बिल्कुल नेचुरल है और यह किया भी जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो एक टर्म लगातार आप सुनते रहते हैं, डीलिमिटेशन हम आने वाले समय में 1-2 साल में करने ही वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 1-2 साल में डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है शुरू कर दी जाएगी। तो डीलिमिटेशन से पहले एक बार
पूरी की पूरी इलेक्टोरल रोल को सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। ओके, डीलिमिटेशन के माध्यम से हम अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज करेंगे और रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो ऐसा में बहुत जरूरी हो जाता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों की एक्चुअल पिक्चर पता चले, ताकि इलेक्टोरल रोल बहुत अच्छे से सैनिटाइज किया जा सके पर कंस्टिट्यूएंसी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में डेथ और बर्थ के अलावा और भी बहुत तरह से चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस स्टेट को लेकर ये कंट्रोवर्सी इमर्ज हो रही है वो स्टेट है बिहार। बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, आप सबको पता है। बिहार एक ऐसी कैपिटल है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से लेबर, जहां से वर्कफोर्स पूरे इंडिया में जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं बिहार के माइग्रेंट्स भारत के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये माइग्रेंट्स जो हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि भाई ये माइग्रेंट्स जो माइग्रेट करके चले जाते हैं बिहार से या किसी और स्टेट से, वो जिस स्टेट में जाते हैं वहां पे वोटर आईडी, वहां की वोटर आईडी इनके पास होती है और अपने होम स्टेट की भी वोटर आईडी होती है। तो बर्थ और डेथ के अलावा माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कंस्टिट्यूएंसी या किसी भी स्टेट की वोटर लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल को समय समय पर अपडेट या अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यह बताना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर इलेक्टोरल रोल को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है तो यह बहुत जरूरी है कि इस इलेक्टोरल रोल को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता रहे, ताकि फेक वोटर्स, डुप्लिसिटी ऑफ वोटर्स, बोगस वोटर्स, इन सब को हम उस वोटर लिस्ट से हटा सकें और हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्टोरल प्रोसेस को ज्यादा क्वालिटेटिव बना सकें। यहां तक समझ में आया? लेकिन बात दोस्तों सिर्फ इतनी सी नहीं है, हम आएंगे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इलेक्टोरल रोल का अपग्रेडेशन जरूरी क्यों है, इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी की पूरी कहानी से जुड़ा हुआ लीगल एंगल क्या है। इस पूरी की पूरी कहानी से जुड़ा हुआ लीगल एंगल क्या है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से कानूनी पावर्स हैं, लीगल पावर्स हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे देश में आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा बहुत चर्चा में है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ना केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है बल्कि उनको कंप्लीट अधिकार देता है। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ कंप्लीट supervisory control, superintendent control over managing and administering the electoral roll of this country. I repeat, under Article 324, Election Commission of India has unfettered, Election Commission of India has absolute and plenary powers to manage and administer electoral roll of this country. तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि कि उसे इलेक्टोरल रोल को अपडेट या अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो क्या ये करने के लिए पूरी तरीके से लीगली बाउंडेड है या उसके पास ये अधिकार है? तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे देश का संविधान आर्टिकल 324 प्लैनरी पावर्स देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 21 जो है वो भी ये अधिकार प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो ऐसी एक्सरसाइज लोकसभा, विधानसभा चुनाव से पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर चुनाव आयोग ने यह डिसीजन लिया है तो यह एक लीगल डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लीगैलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट में इसकी लीगैलिटी या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलेक्शन को 2 महीने खिसकाना पड़ जाएगा, 2 महीने इलेक्शन को खिसकाना पड़ जाएगा, लेकिन इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता अंडर करंट सेट ऑफ लॉस। तो दोस्तों 2 चीजें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 21, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को किया कैसे जा रहा है, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है और जिस प्रकार से इस एक्सरसाइज को किया जाने वाला है, इसको लेकर ढेर सारी कंट्रोवर्सी आ गई है और उस पर ढेर सारी बातें हमको करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में किया क्या जा रहा है। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बिहार,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, राइट, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा और उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वेरीफाई करेगा कि भाई कौन वोटर असली है और कौन वोटर नकली है। सिंपल सी बात है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, इसी को लेकर पूरा विवाद है। आइए दोस्तों हम बात करें, राइट। जो 4 अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा रहे हैं, इनको लेकर सारा विवाद हो रहा है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, ओके, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट। कोई भी ऐसे व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, देख, अच्छा एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई ऐसा वोटर जो 2003 के बाद वोटर बना है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें कट ऑफ डेट है 2003। 2003 से पहले जो वोटर्स थे उनको कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ यह प्रूफ करना है कि 2003 में जब आखिरी बार यह एक्सरसाइज बिहार में की गई थी तब उनका वोटर लिस्ट में नाम था। आई रिपीट, 2003 इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज की कट ऑफ डेट रखी गई है। 2003 में इस इलेक्टोरल रोल को सैनिटाइज किया गया था। हालांकि उस वक्त प्रक्रिया थोड़ी दूसरी थी, लेकिन 2003 से पहले बिहार के इलेक्टोरल रोल में जिन जिन का नाम था और उनको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हां, 2003 के बाद जो वोटर्स बने, आई रिपीट, पूरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, 2003 के बाद जो वोटर्स बने, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं 2003 के बाद जिनका बर्थ हुआ, भाई साहब 2003 के बाद जो वोटर्स बने, हो सकता है 2003 में किसी की उम्र 8 साल थी, 10 साल थी, लेकिन वो 2003 के बाद 2011-12 तक के आसपास वोटर्स बना। ओके, 2003 में जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी, डेफिनेटली वो वोटर नहीं था। 2003 के बाद जिसकी उम्र 18 वर्ष हुई, उसके लिए अलग अलग प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लगा दिए गए हैं कि उन्हें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। जिनके पास 10% लोग ऐसे जिनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। आप मुझसे मांग लें कि सर स्वतंत्र सर आपके पास क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो मेरा उत्तर है नहीं, मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन मैं चूंकि एक अर्बन एरिया में रहता हूं और मुझे पता है मेरा जन्म कहां हुआ है, मैं आराम से जाकर बर्थ सर्टिफिकेट ले सकता हूं। अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई डिले नहीं किया गया तो मैं वहां से जाकर बर्थ सर्टिफिकेट ले सकता हूं। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिहार में सिर्फ 10 या इस चीज की पुष्टि तो नहीं करता मैं, इस चीज की जेन्युइनिटी तो नहीं है, लेकिन जो अखबारों में रिपोर्ट निकल करके आ रही है और जो मीडिया में चीजें और सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश हो रही है, उस पर यह कहा कि सिर्फ 10% लोगों के पास ही बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट है। और बर्थ सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी जो है होती है वो सरकार की होती है। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। तो ऐसे में स्टेट मशीनरी अगर 90% से ज्यादा लोगों बर्थ सर्टिफिकेट आज तक दे नहीं पाया है, I repeat, it was the responsibility of the Bihar government, successive Bihar government, who ruled over the states, who ruled over the state of Bihar. It was the responsibility of the state of Bihar to provide birth certificate to every individual. And if only 10% people are having birth certificate in state of Bihar, then it is the fault और इनकम्पिटेंसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट, नॉट ऑफ द पीपल। तो ऐसे में दोस्तों बिहार गवर्नमेंट की एक इनकम्पिटेंसी का नुकसान या उसकी वजह से हरासमेंट लोग क्यों झेलें? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आपको अपने मां और पिता में से, यानी मदर और फादर में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, जब मेरे पास ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरे मदर और फादर का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे निकल करके ले आए? अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा भाई साहब, मदर और फादर का बर्थ सर्टिफिकेट, चलो मेरा जन्म तो अस्पताल में हुआ है, राइट। आज की डेट में कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब आज की डेट में जो बच्चे का जन्म होता है या पिछले 10-20 साल से बच्चों का जन्म हो रहा है वो अस्पतालों में हो रहा है, अंडर फुल पब्लिक ग्लेयर, एक इंस्टीट्यूट में डिलीवरी हो रही है। लेकिन पहले घरों में डिलीवरी हो जाती थी, रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। तो ऐसे में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कौन बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, इनके मां और बाप का, इस पर भी बहुत ज्यादा प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। भाई साहब, एक बार मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो मुझे मिल भी सकता है, मेरे पिताजी तो पता नहीं कहां पैदा हुए थे, मतलब हुए घर में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा नहीं हुए थे, तो कैसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकल करके आएगा? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मांगी जा रही है वो है पासपोर्ट। आए है पासपोर्ट, ओके, कि पासपोर्ट भी आपके पास हो तो पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। भाई साहब, पासपोर्ट, मैंने अभी शादी के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। ओके, मेरे पास आज मेरी उम्र 30 वर्ष है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मेरे पास पासपोर्ट 29 सालों तक नहीं था। अभी 2 महीने पहले मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और उसके अप्लाई करने के 2 महीने के बाद मेरा पासपोर्ट इश्यू होगा।
तो दोस्तों पासपोर्ट पूरी तरीके से एक एलिट डॉक्यूमेंट है, यानी एलिट क्लास ऑफ सिटीजंस के पास ये पासपोर्ट होता है, सबके पास ये पासपोर्ट नहीं होता। और चौथा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। हां, ये हम मान सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास होता है। बहुत सारे का मतलब 100% नहीं, बिहार के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ 20 या 25% लोगों के पास है। ऐसा अगेन कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो मीडिया में निकल कर खबरें आ रही हैं उसके माध्यम से पता चल रहा है कि 20-25% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता कौन है? कास्ट सर्टिफिकेट कोई शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति क्यों बनवाता है? अगर उसे सरकारी स्कीम का किसी प्रकार का कोई बेनिफिट उठाना है, यानी अगर कोई स्कीम शेड्यूल कास्ट के लिए लॉन्च की गई है तो डेफिनेटली एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर उसका लाभ उठाता है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है और उसे रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए। अब देखिए, क्या सभी व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं? क्या सभी व्यक्ति कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में अपीयर होते हैं? तो ऐसे में दोस्तों एक हैवी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है। अच्छा, ये तो रही एससी, एसटी और ओबीसी की बात। जनरल कैटेगरी के व्यक्ति तो कभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं। क्यों नहीं बनवाते भाई? ना तो उनको रिजर्वेशन चाहिए, और ना ही सरकारी योजना किसी प्रकार की उनके लिए लॉन्च की जाती है। माना जाता है सिंस दे आर सो कॉल्ड एलीट्स और सो कॉल्ड एम्पावर्ड कम्युनिटीज, तो इनके लिए किसी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स भी नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के जो 20% लोग बिहार में रह रहे हैं उनके पास तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जन्म भी जहां पर भी हुआ, मैंने आज तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, राइट? कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। तो दोस्तों इन चारों में से कोई डॉक्यूमेंट आज की डेट में मेरे पास भी नहीं है। ओके, ये पासपोर्ट के लिए अभी अप्लाई किया है, राइट? ये 4 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है कि भाई बिहार के जो मतदाता हैं वो जाएं घर घर, अस्पताल जाकर, नगर पालिका जाकर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, और ये सब कुछ उनको 31 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर करना है, 25 डेज के अंदर करना है। एक दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी निकल करके आ रही है, आप पूरी बात समझिएगा। बिहार में जैसे कि मैंने कहा कि लाखों लोग माइग्रेंट्स हैं, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है। भारत के अलग अलग कोनों में माइग्रेंट लेबर्स रह रहे हैं। अब क्या अगले 25 दिन में वो टिकट कराकर वापस पटना, समस्तीपुर या बिहार के जिस भी जिले में रहते हैं वापस आएंगे और वापस जाकर आकर के वो इन डॉक्यूमेंट्स को अवेल कराएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जमा कराएंगे, राइट? इतनी भारी संख्या में माइग्रेंट पॉपुलेशन बिहार कैसे वापस आएगी और अपने आप को अपना वोटर कैसे सिद्ध करेगी? सबसे पहला सवाल तो यह है दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यह है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, यह चल रहा है बरसात का समय, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त में बिहार में एक कोसी नदी बहती है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक, और यह बिहार का शोक इसलिए कही जाती है क्योंकि यह जबरदस्त बाढ़ लेकर के आती है बिहार में। ये दोनों के दोनों जो मंथ हैं, जुलाई और अगस्त, ये जबरदस्त फ्लडिंग का पीरियड है। फ्लडिंग का मतलब जबरदस्त यहां पर बाढ़ आएगी इस पूरे के पूरे इलाके में। ऐसे में प्रशासन जो है वो बाढ़ से लोगों को राहत देगा या पूरा प्रशासन मिल करके लोगों का वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट और कह सकते हैं पासपोर्ट या कास्ट सर्टिफिकेट बना के देगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या स्टेट मशीनरी के लिमिटेड है। ये स्टेट मशीनरी या तो लोगों को बाढ़ से लाभ दे सकती है या इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाकर उन्हें अवेल करा सकती है। तो दोस्तों इतने हैज़ार्ड तरीके से, इतने हैस्टी तरीके से इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी को इस पूरी के पूरे डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक आ गया है बिहार में। ओके, ना केवल बिहार में बल्कि हम सबको लग रहा है कि भाई चल क्या रहा है ये। ओके, चल क्या रहा है दोस्तों? अच्छा, अब एक बात और समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। अच्छा या बुरा आप बताइएगा। सबसे पहले आधार कार्ड जो है वो एडमिसिबल नहीं है। ओके, आधार कार्ड एडमिसिबल नहीं है। लगभग 90% लोगों के पास आधार कार्ड है। मेरे पास भी आधार कार्ड है, आपके पास भी आधार कार्ड है। हमसे कोई आधार कार्ड मांगेगा तो अभी के अभी निकाल के दे देंगे अपनी जेन्युइनिटी को टेस्ट करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेकिन ये आधार कार्ड जो है एडमिसिबल नहीं है। अब मजे की बात यह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या पड़ी थी कि भाई 87% बिहारियों के पास आधार कार्ड है आज की डेट में और 10% लोगों के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे में आधार कार्ड नॉन एडमिसिबल है और जाति प्रमाण पत्र एडमिसिबल है। व्हाट द हेल इज दिस? ओके, ये हर कोई पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी होता है, जो खुद इलेक्शन कमीशन इशू करता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चुनाव आयोग ये सारी की सारी प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो वोटर आईडी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है, उस आईडी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिसिबल नहीं मानता
मान रहा है, ओके, एडमिसिबल नहीं मान रहा है। भगवान जाने क्यों, राइट। ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के सामने नहीं करी है, राइट। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई साहब बिहार में, राइट, मनरेगा का जॉब कार्ड जो मिलता है, भाई भारी संख्या में लोग, जो गरीब लोग हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारी संख्या में जो गरीब लोग हैं, जिनकी बात मैंने कही कि भाई उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं होगा, उनके पास पासपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा, मां बाप का बर्थ सर्टिफिकेट तो और भी नहीं होगा, तो एटलीस्ट जो गरीब और डाउनट्रॉडन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, गरीब हैं, उनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड जरूर होगा। अगर वो मनरेगा में एनरोल होंगे तो बिल्कुल होगा। तो भाई मनरेगा के जॉब कार्ड भी यहां पर दोस्तों, इसे भी एडमिसिबल जो है वो नहीं किया गया है, इसे भी दोस्तों एडमिसिबल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के वो वोटर आईडीज जो इजीली कोई व्यक्ति आकर सबमिट कर सकता है, उन्हें बिल्कुल नहीं बताया गया, और जो आसानी से उपलब्ध नहीं है उनको पूरी तरीके से मैंडेटराइज किया गया है। तो दोस्तों इसको लेकर के इस प्रकार का डर आ गया है कि भाई साहब ऐसा ना हो जाए कि भारी संख्या में बिहारी वोटर्स जो हैं, भारी संख्या में खासतौर से गरीब वोटर्स जो हैं, वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड हो जाए। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया, एक और सर्टिफिकेट मांगा गया है, राइट, एक और बताना भूल गया, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जरूर भी आप लेके आ सकते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ओके, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ये भी एडमिसिबल है, ओके, यानी अगर आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो वो सर्टिफिकेट, मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट भी चलेगा, मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट चलेगा। भाई साहब जिसने मैट्रिक नहीं पढ़ी है वो, भाई जिसने मैट्रिक नहीं पढ़ी है वो ये मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कहां से लेकर के आएगा? तो बताया गया कि भाई साहब अगर आपने पढ़ाई पहले छोड़ दी तो ड्रॉप आउट सर्टिफिकेट लेकर के आइए कि आपने ड्रॉप आउट किया था। अरे भाई साहब इतने मतलब हैवी डॉक्यूमेंट्स क्यों मंगा रहे हो? सिर्फ और सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए कि हम वोटर हैं कि नहीं है। और यह सारा का सारा काम ब्यूरोक्रेसी को बाढ़ के बीच में 25 दिन के अंदर करना है, ओके, 25 दिन के अंदर करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली एंटाइटल्ड है। बट लुक एट द टाइमिंग एंड लुक एट द इंटेंशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ठीक है आप लीगली बाइंड हो, लेकिन क्या आपकी इंटेंशंस ठीक है इस प्रकार की चीजें करने के लिए? ऐसा लगातार विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकता है? सबसे पहले बिल्कुल इसमें आप जबरदस्त एक्सक्लूजन देख सकते हैं कि भारी संख्या में वोटर्स का एक्सक्लूजन हो जाए, इलेक्टोरल रोल से भारी संख्या में एक्सक्लूजन हो जाए। एक्सक्लूजन क्यों हो जाएगा? भाई बहुत सारे माइग्रेंट्स जो यहां आ ही नहीं पाएंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, ओके, बहुत सारे ऐसे लोग जो डॉक्यूमेंट दे नहीं पाएंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेसी तक नहीं पहुंच पाए या ब्यूरोक्रेट्स उन तक नहीं पहुंच पाए, वो सब भी क्या हो जाएंगे? एक्सक्लूड हो जाएंगे दोस्तों, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खतरा इस चीज का आया है कि भाई साहब इतना ज्यादा कह सकते हैं एक्सक्लूजन जो है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक बड़ा एक्सक्लूजन पैदा कर सकती है कि लोगों का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो है राइट टू वोट, राइट, वो उनके हाथ से छाता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें लगातार सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अच्छा, एक और वर्ड जो चल रहा है वो है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ये लगातार बात की जा रही है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। इससे लोगों का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोगों का वोट देने का शक्ति उनसे छीना जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे सोशल मीडिया में से नाम दिया गया कि इसके थ्रू वोट बंदी की जा रही है, राइट, वोट बंदी। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसके थ्रू डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और वोट बंदी का खतरा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1950 में जब से आपके देश का संविधान बना है तब आर्टिकल 326 में एक ऐसा राइट दिया गया था, वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टू विच रीजन यू बिलोंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ टू विच रेस यू बिलोंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच कास्ट यू बिलोंग और विच जेंडर यू बिलोंग, यू हैव कंप्लीट राइट टू वोट। यू हैव कंप्लीट राइट टू वोट, उसे कहा गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इफ यू आर 18+। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए। आई रिपीट, एक कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। हम जब अपने देश का संविधान बना रहे थे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए संविधान सभा में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। न जाने कितने हजारों अमेंडमेंट्स पेश किए गए और न जाने कितने डिसएग्रीमेंट शो किए गए, लेकिन आपको पता है सिर्फ एक ऐसा मैटर था या एक ऐसा इशू था जिसपे किसी प्रकार का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे ही वो पेश किया गया, सबने हाथ उठाकर स्वागत किया, विदाउट एनी डिसएग्रीमेंट एंड विदाउट एनी एंगर।
और वो था दोस्तों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार जो है वो होगा, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा, भले उसका सोशल स्टेटस कुछ हो, भले उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ हो। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह यूनानिमस थी इस मुद्दे को लेकर, उसमें किसी प्रकार का कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। और नतीजतन हमारे देश में आर्टिकल 326 आया जो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, जो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसी दिन से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देकर के रखी हुई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इतना बड़ा लोकतंत्र बनता है, जब 1787 में उसका संविधान बना था तो उस दिन उसने अपने देश के नागरिकों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था। ब्लैक्स, जो अमेरिकन ब्लैक्स थे, उन्हें वोट से एक्सक्लूडेड कर दिया गया था। बाद में मामला सिविल वॉर तक पहुंचा और बहुत सारे लोगों के पब्लिक मूवमेंट के बाद, बहुत बाद में करीब 100 साल के बाद जाकर के अमेरिकन ब्लैक्स को वहां पर वोटिंग राइट्स मिले। बहुत सारे ऐसे देश हैं दोस्तों जो जेंडर के आधार पर एक्सक्लूजन करते हैं, यानी वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां पर ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है जो 10वीं पास नहीं है या ग्रेजुएट्स नहीं है। सो एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, इवन रेस हैज बीन द क्राइटेरियाज इन सेवरल कंट्रीज थ्रू विच people have been excluded from casting their franchise। लेकिन भारत उन महान देशों में है, भारत उन महान लोकतांत्रिक देशों में है कि भारत ने डे 1 से कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई व्यक्ति शिक्षित हो या ना हो, कोई व्यक्ति पैसे वाला हो या बिल्कुल रंक हो, राजा हो या रंक हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। और दोस्तों यही जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था, यह हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वालिटी लाता है। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से जो बिहार में चलने वाली है दोस्तों, राइट, इससे बहुत सारे लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, सस्पिशन व्यक्त कर रहे हैं कि भाई यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कहीं इससे किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। दोस्तों आपको पता है हमारे देश में 1947 से पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो अंग्रेज थे उस जमाने में 2 कानून पास करके गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्राइटेरिया बनाया गया था कि भाई साहब जो लिटरेट हैं वही वोट कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर सकते हैं, जिनके पास जो किसी प्रकार का लैंड ऑक्यूपाई करते हैं वही वोट कर सकते हैं, जिनके पास किराया नामा है वही वोट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया था। नतीजा यह था, और इन दोनों ही एक्ट्स में, इन दोनों ही एक्ट्स में क्राइटेरिया बनाए गए थे। नतीजा यह था कि सिर्फ 10% से 15% के आसपास ही इंडियंस वोट देने के लिए एलिजिबल थे 1935 में। यानी आपके संविधान लागू होने के ठीक 15 साल पहले भारत में ब्रिटिशर्स एक ऐसी व्यवस्था चला रहे थे जहां पर सिर्फ 15% लोग वोट देने के लिए एलिजिबल थे। लेकिन आपके देश की संविधान सभा जब बैठी तो वो लेकर के आई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और एक झटके में सबके सब वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग लगातार इस चीज को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कहीं इससे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं इससे हमारे यूएएफ को तो खतरा नहीं आ जाएगा। दोस्तों ये कुल मिलाकर के बात है। अच्छा, अभी कुछ और बात देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसमें चैलेंजेस और क्या क्या चैलेंजेस हैं। भाई इसमें ब्यूरोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं अगले 30 दिन में। 30 दिन में चैलेंजेस सबसे बड़ा यह है कि भाई साहब ब्यूरोक्रेसी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई साहब हमने करीब 1 लाख बीएलओज यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं, और ये बूथ लेवल ऑफिसर्स जा करके ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। भाई साहब बूथ लेवल ऑफिसर्स सरकारी कर्मचारी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं सरकारी कर्मचारी हैं, और काफी हद तक इनके डिस्क्रिशन पर भी ये काम कर सकते हैं। क्या ये बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के अंडर में काम करते हैं, और केंद्र में और राज्य में भी किसकी सरकार है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या ये बूथ लेवल ऑफिसर्स पूरे ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रलिटी के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे? राइट, इस पर भी डाउट दोस्तों लगातार बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि क्या बिहार की स्टेट मशीनरी या ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, राइट, जब फ्लडिंग सीजन चल रहा है, जब वहां पर बाढ़ से राहत देने की बात आ रही है, अभी और फ्लडिंग आएगी बिहार में, उस पूरी की पूरी फ्लडिंग पीरियड में क्या बिहार की ब्यूरोक्रेसी के पास इतने लॉजिस्टिक्स हैं, इतने लॉजिस्टिकल रिसोर्सेस हैं कि वो इस एक्सरसाइज को सिर्फ 25 दिन में कर सकते हैं? ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट है तो प्लीज
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि वो कैसे इस चीज को करेगा। अभी तक ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक तीसरी चीज, अभी तक ऐसा कोई भी पोर्टल डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा कोई भी पोर्टल डेवलप नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई डिजिटल इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ है जिसके थ्रू ये प्रक्रिया को हम ट्रेस कर सकते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, या कहां तक हो पाया। ये सब कुछ मैन्युअली किया जाएगा। देयर इज नो पोर्टल एट ऑल स्टिल एज ऑफ नाउ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ऐसा कोई वीडियो पोर्टल नहीं बना है। भाई फ्लिपकार्ट से सामान भी आता है, में हम मंगाते हैं तो हम ट्रैक करते रहते हैं कि भाई साहब कहां तक पहुंचा। और आज ई गवर्नेंस के जमाने में इस प्रकार की चीजें बड़ी आम है। तो अगर आपको इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है, राइट, तो उसको लेकर अभी तक आपने किसी प्रकार का पोर्टल या डिजिटल इकोसिस्टम तैयार क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल बड़े गंभीर सवाल है और लगातार दोस्तों उठाए जा रहे हैं। इस पूरी की पूरी चीज से हो क्या रहा है दोस्तों? इस पूरी की पूरी चीज से सिर्फ एक चीज हो रही है, वो है इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन आवर इलेक्टोरल प्रोसेस। हमारी चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। चुनाव आयोग, उस पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी सवाल उठे थे जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, और एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं और अभी तक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आकर के हमारे इस पूरे के पूरे सस्पिशन को दूर करेंगे। यह सारी प्रक्रिया करना चुनाव आयोग का अधिकार है, उसे करना ही चाहिए, लेकिन एक बार पब्लिकली सार्वजनिक रूप से आकर हम सबके सस्पिशन को दूर कर दें कि भाई साहब ऐसा डेमोक्रेसी को, इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जा रहा है, और वो कैसे इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार आकर हम सबका डर मिटा दें। सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स होंगे। हम डीएनए सेशंस जो कि हम लेकर के आने वाले हैं, राइट, विधिज्ञ के प्लेटफॉर्म से, अपने डीएनए सेशन को लेकर के आने वाले हैं विधिज्ञ के प्लेटफॉर्म से, उस पर और भी ढेर सारे डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सो स्टे ट्यून टू विधिज्ञ।